सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीबीएफ पीओ का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से काफी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप किसी ऐसे का इंटरव्यू लेके आइए जो पब्लिक सेक्टर बैंक में एज अ पीजीडीबीएफ पीओ लगाओ। तो आईडीबीआई का पीजीडीबीएफ तो हम लाने की अलग से कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच हमने सोचा क्योंकि परिधि जो है वो बैंकिंग के अंदर जब आई थी तो उसका जब सिलेक्शन हुआ पब्लिक सेक्टर बैंक में तो उस वक्त काफी सारे बैंक जो है वो पीजीडीबीएफ के थ्रू रिक्रूटमेंट करते थे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, ऐसे काफी सारे बैंक रिक्रूटमेंट करते थे। तो इनका जो सिलेक्शन है वो पीजीडीबीएफ के थ्रू ही हुआ था। तो सबसे पहले मैं परिधि का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका उन्हीं के चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत परिधि आपका थैंक यू सो मच। आज पहली बार मैं अपनी खुद की चैनल पे एज अ मतलब टॉपर स्टॉक में आई हूँ। तो जो हमारी सीरीज है टॉपर स्टॉक की, तो अभी बैंक ऑफ इंडिया का जैसे नोटिफिकेशन आया है तो हमने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं। इसमें काफी सारे सवाल हैं, जैसे पीजीडीबीएफ में कैसे पढ़ाई होती है, वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बॉन्ड अमाउंट कैसा होता है, जो बॉन्ड का रीइंबर्समेंट है वो कितने टाइम बाद होता है, क्या फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जाने के बाद क्या हमको पढ़ाई का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मेरे पास इन सबका जवाब नहीं है क्योंकि मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस के थ्रू हुआ था, मैंने पीजीडीबीएफ नहीं दिया था। तो जो इंसान खुद वहाँ रह के आया है पीजीडीबीएफ में, हम उसी से बात करेंगे। और हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसके अंदर काफी सारे बच्चों ने अपने सवाल रखे हैं, तो एक एक करके मैं सवाल लूंगा सबके। सबसे पहला बेसिक सा सवाल हम स्टार्ट करते हैं परिधि आपसे कि पीजीडीबीएफ पीओ और आईबीपीएस पीओ में क्या डिफरेंस होता है मेनली। जैसे पीजीडीबीएफ पीओ और आईबीपीएस पीओ में बैंक में जाने के बाद तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अभी मैं बात करूंगी बैंक ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो उसका नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें 2 वैकेंसीज आई है, एक आई है क्रेडिट ऑफिसर की जो जनरल स्ट्रीम में है और एक आईटी ऑफिसर है जो स्पेशल स्ट्रीम में है। तो जो आईटी ऑफिसर जो वहां पर अगर आप देखें आईबीपीएस एसओ में जो आईटी की वैकेंसी आती है वो जो काम करेंगे वही ये वाले जो रिक्रूटी होंगे वो भी यही काम करेंगे। लेकिन अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ से अगर कोई बैंक में ज्वाइन करता है तो उसको सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे उसको डिपॉजिट हो, एडवांसेस हो, फॉरेक्स हो, मतलब उसकी कोई स्पेशल स्ट्रीम नहीं है कि उसको इसी में काम करना है। हाँ, उसको कैश का भी काम करना पड़ सकता है, एटीएम का भी करना पड़ सकता है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल उससे सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर वर्ड यूज किया है। तो क्रेडिट ऑफिसर मतलब जो लोन में बैठते हैं, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट में होता है, जिनको जनरली हर ब्रांच में एक क्रेडिट ऑफिसर होता है, लेकिन वो एक स्पेशल स्ट्रीम में सिलेक्टेड नहीं होता, वो सारे आईबीपीएस पीओ ही होते हैं। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था तो मेरा भी एज अ जनरल ऑफिसर ही हुआ था, मेरा क्रेडिट ऑफिसर नहीं हुआ था, हुआ पीजीडीबीएफ के थ्रू था, लेकिन हमारे इसमें ऐसा कुछ आया नहीं था अलग से। हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट ऑफिसर्स की स्पेशल नीड हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब एकदम जनरल होते हैं, हर कोई मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता क्रेडिट का, तो बैंक में दिक्कत आती है थोड़ा काम करने में, तो इसीलिए शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट ऐसे आई है कि ये जो काम है ये सिर्फ एडवांसेस में करेंगे, हर ब्रांच में एक लोन डिपार्टमेंट होता है उसमें ये लोग काम करेंगे। तो परिधि जैसा आपने बताया कि ये स्पेशलिस्ट तरीके का एक तरह से रिक्रूटमेंट है, तो आपने खुद ने पीजीडीबीएफ का एग्जाम दिया है और आईबीपीएस पीओ भी आपने दिया है, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे। तो इसके अंदर जो एग्जाम लेवल होता है, मैं एग्जाम पैटर्न पे बाद में आऊंगा, पहले एग्जाम लेवल जो होता है इनका, तो वो क्या सेम होता है आईबीपीएस जैसा या उसमें कुछ कम ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे आईबीपीएस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों होते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम होते हैं पीजीडीबीएफ वाले, इसमें सिर्फ सिंगल पेपर होता है ऑनलाइन एग्जाम, जो जनरली मेंस के पैटर्न जैसा होता है, लेकिन वो आईबीपीएस के मेंस जितना डिफिकल्ट नहीं होता। क्योंकि जब मैंने आईबीपीएस का मेंस दिया था उस टाइम तो काफी, अभी तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उस टाइम पे अगर बात करें तो वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप आरआरबी पीओ का समझ सकते हैं कि जो आरआरबी पीओ का मेंस होता है उस तरीके का पेपर रहता है, इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहता इस एग्जाम में। ये है कि इसको निकालना उतना आसान भी नहीं है जितना आप सभी को लग रहा होगा कि पीजीडीबीएफ है तो उसको निकालना आसान होगा, ऐसा नहीं है, इसको निकालना भी डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, ये आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के मेंस से थोड़ा सा इजी रहेगा, इसका पैटर्न मेंस जैसा रहेगा, प्रीलिम्स जैसा इसका पैटर्न नहीं रहता है। कई बार ये भी सोच सकते हैं कि सिंगल एग्जाम है तो प्रीलिम्स जैसा रहेगा, तो प्रीलिम्स जैसा नहीं होता मेंस जैसा है, लेकिन ये आरआरबी का क्लर्क आरआरबी के मेंस के जैसा हम समझ सकते हैं इसको। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न वैसे तो नोटिफिकेशन में सब लोग देख ही सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट आप उसको शॉर्ट करके बता सकते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें ऐसे 5 सेक्शंस हैं। तो पहला तो इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर, इसमें साथ में एक सिंगल सेक्शन है,
फिर जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस जैसा वही जीए वाला जो आता है मेंस में एग्जाम में वो वाला है। एक डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है डीआई वाला पोर्शन, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। लेकिन इसमें एक खास बात मुझे ये लगी बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में कि जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग है नेचर में। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन भी और डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन भी। तो जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ बचे हुए सेक्शन से बनेगी। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। उसमें इनका ऐसा नहीं है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको एग्जाम में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये इसमें अच्छी चीज है, क्योंकि काफी बार जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि बैंकिंग के एग्जाम में वो एज नहीं ले पाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश में, तो उनको फायदा नहीं मिलता है। तो ये एक तरह से उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। और ऐसा नहीं है कि पीजीडीबीएफ के थ्रू जाएंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, ये कि अगर आपकी एज अभी बहुत कम है तो आप सोच सकते हैं किसी और का, लेकिन इसको एग्जाम को देना चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें भी क्या सेक्शनल कट ऑफ जाती है और सेक्शनल टाइमिंग अलग से रहते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ में रहता है, या सेम, या फिर केवल एग्रीगेट कट ऑफ जाता है? इसमें सेक्शनल टाइमिंग तो है, okay. क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इसमें दिया हुआ है। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, लेकिन कट ऑफ का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आई थिंक नोटिफिकेशन। कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी? सेक्शनल कट ऑफ तो जाएगी ना इसकी मेरे ख्याल से। जैसे रीजनिंग में आपको ये बैंक ऑफ इंडिया का तो अभी मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे सेक्शनल कट ऑफ उसमें तो नहीं थी। पहले ओवरऑल कट ऑफ चलती थी, अभी थोड़ा सेक्शनल कट ऑफ का ट्रेंड आया है। तो ये नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। तो जैसे ये एग्जाम होता है उसके बाद आपके टाइम पे तो शायद जीडी भी था इसके अंदर, इसमें जीडी नहीं है? इसमें भी जीडी है। इसमें जीडी है, इसमें ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद जीडी है और उसके बाद इंटरव्यू। तो जीडी और इंटरव्यू एक साथ ही होते हैं, एक ही दिन होते हैं। एक ही दिन होते हैं। जीडी 40 मार्क्स का है और इंटरव्यू आई थिंक इंटरव्यू 60 मार्क्स का है। दोनों आपको क्वालिफाई करने होते हैं। क्वालिफाइंग कितना परसेंटेज है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे जो ग्रुप डिस्कशन है वो ऐसा भी नहीं है कि जिसकी इंग्लिश वीक है उसको जीडी में दिक्कत आएगी। वह हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, उस पर आपको बिल्कुल जज नहीं किया जाता। उसमें बस ये देखा जाता है कि अगर आपने एक बार भी बोला है जीडी में तो वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए हाँ जो ऐसा हो कि हटके हो सबसे। और जीडी में कुछ चीजें होती है, जैसे जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीडी से डर लगता है। मुझे भी उस टाइम लगता था, लेकिन ये कि अगर आप मॉक इंटरव्यूज जैसे होते हैं ना वैसे फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। टॉपिक हमेशा रीसेंट दिया जाता है। हमारे टाइम पे बहुत रीसेंट टॉपिक दिया था। कौन सा टॉपिक था ये तो मुझे ध्यान नहीं, काफी टाइम हो गया, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक था। थोड़ा सा पहले से पढ़ के तो जाना पड़ता है 4-5 टॉपिक्स या जो भी इम्पोर्टेंट जो चल रहा है रीसेंट में। और जीडी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। मतलब इतने सारे लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं तो हर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो फर्स्ट बोलेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे आप सबसे पहले इनिशिएट कर दें। जो जीडी इनिशिएट करेगा और बहुत अच्छे से करेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जीडी में ऐसा ही होता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास अच्छा पॉइंट नहीं है और फिर भी आपने इनिशिएट कर दिया तो फिर आपके मार्क्स उधर कम भी हो जाते हैं। तो इनिशिएट तभी करना है जब आपको लगे कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ऐसा नहीं कि सब लोग फेवर में बोल रहे हैं तो आपको भी फेवर में ही बोलना है। आपको जो सही लग रहा है, आपके पास जिसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसका रीजन है, आप वो बोलिए। जीडी में आप 1 या 2 बार भी अगर बोल दिए तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। हाँ, ये कि अगर पूरी डिस्कशन में आप एक भी बार नहीं बोले तो फिर दिक्कत है। तो ये है। और इंटरव्यू तो जैसे आईबीपीएस का होता है, हाँ इसमें आईबीपीएस पीओ जितना इजी इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि अब जैसे क्रेडिट ऑफिसर के लिए तो ऑब्वियसली कि क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो हमारे टाइम पे भी इंटरव्यू में काफी डिटेल में क्वेश्चंस पूछे गए थे अपनी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आईबीपीएस का भी दिया है, पीजीडीबीएफ पीओ का भी दिया है। तो मुझे दोनों में यही लगा कि आईबीपीएस में तो बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पीजीडीबीएफ में थोड़ा सा डिटेल में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का है। अब आईबीपीएस में तो कोई पर्टिकुलर बैंक का होता नहीं, या तो जैसे उन्हें पता है कि ये बैंक ऑफ इंडिया ही है तो क्यों आपको सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया में ही आना है, या बैंक ऑफ इंडिया कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, या अंदर से रिलेटेड अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, या इनका क्या पॉलिसीज है, ये सब थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं बैंक के बारे में। तो इसमें थोड़ा ये डिफरेंस होता है। ये आपने अच्छी चीज बताई, क्योंकि बैंकिंग के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने जीडी फेस किया हो। तो मैं जीडी का थोड़ा सा डिटेल में पूछना चाहूंगा कि आपके टाइम में आपको थोड़ा याद है कि कितने लोग आपके साथ ग्रुप डिस्कशन में अलग अलग लॉट बनाते होंगे वो लोग, तो आपके लॉट में कितने लोग थे वहां पे
मतलब कितने स्टूडेंट्स जैसे थे? मैंने 2 बैंक्स का पीजीडीपीएफ पीओ क्लियर किया है, तो मैंने 2 बार जीडी दिया था। तो एक जो जीडी था मेरा, जो फर्स्ट वाला हुआ था, उसमें लगभग 10 लोग थे। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल था, बहुत बड़ा सा, उसमें सबको बैठा दिया था उन्होंने। सबको माइक, जैसे माइक तो लगा ही रहता है कॉन्फ्रेंस हॉल, जो इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जो भी बैंक्स के, वहीं पे होता है जनरली। तो वहां पर फिर एक सर बैठते हैं, एक ही होते हैं जी। जैसे इंटरव्यू में तो 4 या 5 लोग होते हैं, लेकिन जीडी में नहीं होता, मैक्सिमम 2 लोग होते हैं जो आपको जज करते हैं। तो वो वहां पर टॉपिक दे देते हैं, उसके बाद वो आपको नंबर भी अलॉट कर देंगे कि आपका ये नंबर है। तो अब ये कि उन्होंने टॉपिक दिया, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आजकल जीडी में बहस होने लग जाती है, जबकि ग्रुप डिस्कशन का मोटिव ये नहीं होता कि आपको एक दूसरे से आर्ग्यू करना है या लड़ाई करना है। हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, तो लड़ाई ना हो इसके लिए कई बार ऐसा होता है। जैसे मैंने 2 जीडी दिए थे, तो एक जीडी में ऐसा हुआ था कि जो जीडी करवाते हैं वो 1 बाय 1 नाम लेके आपको बोल रहे थे कि अब आप बोलिए। तो जब उन्होंने आपका नाम लिया, आपको तभी बोलना है, तो वो तो काफी इजी रहता है कि उसमें जब आपका नाम लिया, आप पहले से सोच के रखो, टॉपिक तो दे ही देते हैं, 2 मिनट का टाइम भी देते हैं सोचने के लिए। तो आप अपना पॉइंट सोच लो कि आपको क्या बोलना है। अगर उन्होंने आपका नाम लिया तो आपको वो बोलना है। तो एक एक बार तो वो सबका नाम लेते हैं, एक एक बार, ताकि हर किसी को बोलने का चांस मिले। कई बार कुछ लोग घबरा जाते हो, बोल नहीं पाते। उसके बाद वो बोलते हैं कि नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन, अब आप सब ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो उसमें भी फिर वो देखते हैं कि किसने और बोला है या किसी ने एक बार बोल के खत्म कर दिया। तो ये 2-3 चीजें होती है जीडी का। अगर आपको जीडी में क्वालिफाई करना है, सबसे फर्स्ट रूल ये कि लड़ाई नहीं करनी है। अगर आपके 10 लोग हैं और किसी एक ने भी लड़ाई कर दी और उसके साथ मिलके सब लोग लड़ने लग गए, तो पूरी जीडी में सबके मार्क्स खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा ग्रुप का होता है। तो इसमें एक ग्रुप अच्छा किया तो सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, खराब किया तो सबके मार्क्स खराब हो जाते हैं। तो ये कि लड़ाई नहीं करनी है, एक बार बोलना है, अच्छा पॉइंट बोलना है, तो हो जाता है। जब आपने इसकी तैयारी करी थी, तो उस वक्त क्या जो आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी उस वक्त कर रहे थे, तो आपने क्या वही मॉक्स यूज किए थे या आपने कुछ अलग से इसके लिए एफर्ट डाला था? थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की भी तैयारी करते हैं। तो मैंने जब नोटिफिकेशन देखा, तो मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि वो जो तैयारी है, वो तैयारी आपकी इसमें काम पूरी आ जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग से तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमने अभी तो चल ही रहे हैं सारे एग्जाम्स, तो जो पढ़ा है वही आता है। लेकिन मॉक टेस्ट का ये कि अगर आप दे सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। जैसे मैंने मेरे टाइम पे ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट यूज किए थे, तो जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया का आया है, तो आई थिंक उसके भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो अगर वो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट आप देंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका लेवल कैसा होता है। अब मान लीजिए तैयारी आप कर रहे हैं आईबीपीएस की, मॉक्स भी आईबीपीएस के दे रहे हैं और एग्जाम ये वाला दे रहे हैं, तो लेवल इसका कम है। अब आप हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, कई बार जो कम लेवल की एग्जाम होती है उसमें उनके स्कोर नहीं आ पाता, क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए अगर उसके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो उसके कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे आई थिंक। तो जो फ्री मॉक टेस्ट है वो भी आप लगाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसा रहता है एग्जाम का पैटर्न। अब मैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे आता हूँ, जिसको लेके ये एग्जाम मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो होती है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है जो स्टूडेंट्स को अखर रही है वो है इसका बॉन्ड अमाउंट। सबसे बड़ी चीज तो ये है, और जो पीजीडीबीएफ की फीस है, ये 2 चीज को लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि वो रीइंबर्स होती है या नहीं होती है तो कितने टाइम बाद होती है, और वो जो अमाउंट है वो कैसे पे किया जाता है, और लोन वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या वो हमें देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि काफी लोग पीजीडीबीएफ से दूर भाग जाते हैं उसके कारण से। तो आप थोड़ा बताइए इसको, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल में वही समझ सकता है जो खुद पीजीडीबीएफ करके अभी जॉब कर रहा है। तो आप बॉन्ड अमाउंट के बारे में और जो इनकी कोर्स फी है उस 2 चीज के बारे में डिटेल में बताइए। जैसे इस वाले नोटिफिकेशन में कोर्स फी है 3,50,000, हमारे टाइम पे भी सेम थी। तो 3,50,000 प्लस जीएसटी, तो वो मिला के 4,13,000 बन जाता है। अच्छा, 4,13,000। ओके, वो लिखा 3.5 है, तो कई बार हर किसी को लगेगा ये केवल पीजीडीबीएफ की फीस है। ये है कोर्स की फी। अब इस कोर्स की फी में कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सिर्फ पढ़ने की फी है या इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड रहता है, हॉस्टल में जो आपको ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इसमें इंक्लूड रहता है। कॉलेज की पूरी फीस भी इसी में इंक्लूड रहती है। उसके बाद जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे टाइम पे, जैसे
हॉस्टल अलग जगह था, कॉलेज अलग जगह था, थोड़ा दूर था। तो हम बस से आते जाते थे। तो जो कॉलेज जैसे आप नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते हैं वैसे ही बसेस रहती है, बहुत सारी बसेस रहती थी, सबके बस नंबर फिक्स रहते थे, तो आपको वही ड्रॉप करते थे। वो सब इसमें इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूड रहता है। बस की फीस भी जैसे 2 शिफ्ट में हमारी बसेस चलती थी, तो बस की फीस सुबह ले जाने के लिए, आने के लिए। हाँ, अगर आप बीच में आ रहे हैं या आपको आपकी तबीयत खराब हुई, कुछ हो गया, आपको अलग से जो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आपको खुद से पे करना होता है। लेकिन इनमें बहुत कुछ अच्छी फैसिलिटी ये भी थी कि कॉलेज में हॉस्पिटल भी था, जैसे क्लिनिक है, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई है तो वहाँ आप दिखा सकते हैं, उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं करते थे। डॉक्टर भी वहीं रहते थे, मेडिसिन भी वहीं देते थे, तो फैसिलिटीज काफी अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा। ये हमारे टाइम पे था क्योंकि मैंने मणिपाल से किया है। अब बीओआई के नोटिफिकेशन में तो कोई यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन, हाँ, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम, हाँ, जनरली जैसे आईडीबीआई का जो नोटिफिकेशन आया था या जो हमारे टाइम पे था उसमें मणिपाल या निट्टे ऐसे 2 ऑलरेडी मेंशन्ड थे। अभी तक मैंने जितने नोटिफिकेशंस देखे सब में मेंशन होता है, ये फर्स्ट देखा है जिसमें मेंशन नहीं है। लेकिन अब ये है कि हो सकता है मणिपाल हो सकता है ना भी हो। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, ये तो हो गई कि आपने फीस दे दी, 2 चीज है। पहली चीज तो फीस आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है, जैसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से 3 इंस्टॉलमेंट्स में, एक ज्वाइन करने के मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले ही आपको देनी है, उसके बाद फिर एक सेकंड के पहले और एक थर्ड के पहले, ऐसे 3 ट्राइमेस्टर, 4 ट्राइमेस्टर्स होते हैं वैसे इसमें। 3 क्लासरूम होते हैं, मतलब 9 मंथ्स आपको यूनिवर्सिटी में रहना है और 3 मंथ्स आपको कोई भी बैंक की ब्रांच में इंटर्नशिप करनी है। अब मान लो किसी ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, तो जो उसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसको नहीं देना पड़ेगा? नहीं, बचा हुआ अमाउंट, जैसे मैंने तो लोन नहीं लिया था, तो जब लोन नहीं लोगे आप तो जैसे 1,20,000 इसमें इनिशियल है, तो मान लो आपने 1,20,000 पे किए और आपने ज्वाइन कर लिया, 3 महीने निकल गए, 3 महीने में आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, अब आपने तो 1,20,000 ही दिए हैं, तो वो जो पूरे पैसे वो रख लेंगे, वो आपको रिफंड नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने नहीं दिया वो तो आपके पास ही है, तो वो आपका नहीं गया। लेकिन ना लोन की प्रोसीजर थोड़ी अलग होती है। लोन में तो आपको जैसे 3.5 लाख है या 4,13,000 है, तो ये पूरा लोन आपको एक साथ लेना है। तो इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो फ्रेंड्स जिन्होंने लोन लिया है और जिनका लोन की ईएमआई अभी भी चल रही है और जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने 3 महीने में या 6 महीने में, या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कोर्स पीरियड में ही छोड़ दिया था, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद अगर उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो जिन्होंने बैंक छोड़ दिया है, मैं एक बार उनसे और डिस्कस करके इसमें थोड़ा क्लैरिटी ली, क्योंकि मैंने लोन नहीं लिया। जो लोन नहीं लेते उनके लिए तो बहुत क्लियर है कि उन्होंने जितना पैसा दिया उतना ही जाएगा, जो नहीं दिया वो बच जाएगा उनका। ये जो 4,13,000 कुछ जो आप बता रहे हैं, ये रीइंबर्स बैंक करता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में मैंने जो पढ़ा है उसमें उन्होंने लिखा है आफ्टर 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। तो 5 साल, जैसे मेरी जॉब आज लगी तो आज के 5 साल बाद मुझे ये जो पैसा है ये रिफंड कर देगा बैंक पूरा का पूरा, या फिर इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है बैंक में, उसके बाद के 5 साल, इसको लेके मुझे बहुत कंफ्यूजन है। तो आप जब पीजीडीबीएफ आपने जहां से किया है, थोड़ा आप बता सकते हैं कि इस लाइन का मतलब है क्या? क्योंकि काफी लोग ये बोल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि 5 साल बाद आपको पैसा रिफंड हो जाएगा बैंक ज्वाइन करने के बाद। जैसे हमारे नोटिफिकेशन में क्लियरली ये वर्ड मेंशन था कि जब आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, इट मींस बैंक ज्वाइन करने के बाद, जो ये 1 साल है, जो कोर्स का 1 साल है, वो आपका ज्वाइनिंग काउंट ही नहीं होता। ये जैसे हर किसी को ये मिसकंसेप्शन होगा, जैसे मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, लेकिन जो मेरा ज्वाइनिंग पीरियड काउंट हुआ वो उस दिन से हुआ जिस दिन से मैंने बैंक ज्वाइन किया है। ये कोर्स हट गया, मतलब 2019। तो 2019 से हमारे इसमें ऐसा था कि आफ्टर 5 इयर्स आपको पैसे मिलना चालू होंगे, और हमारा कुछ अलग था। बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा है कि आपको पूरा पैसा एक साथ मिलेगा, हमारे इसमें था कि आपको पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। जैसे 6th ईयर में 1 लाख मिल गया, 7th ईयर में 1 लाख मिल गया, तो वो 10 साल तक है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 5 इयर्स ऑफ
कंप्लीशन ऑफ, इसमें प्रोबेशन वर्ड यूज नहीं किया है, इसमें लिखा है आफ्टर 5 years ऑफ रेगुलर रेगुलर, इसमें रेगुलर वर्ड यूज अब किया है। रेगुलर का मतलब मुझे भी ये लगता है कि रेगुलर एम्प्लॉय वो होता है जिसका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया हो। तो ये आई थिंक कि ये एक बार आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो तो आप उनके HRM सेक्शन से या कॉल करके थोड़ा क्लैरिटी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जितना समझ आया इस नोटिफिकेशन से वो लिख देते हैं ऐसा इनिशियली, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको इतना समझ नहीं आता, आपने तो 5 साल पढ़ लिया और खत्म। उसके बाद जब आपने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अगर आप 5 साल बाद छोड़ेंगे तो ये चीज आ सकती है कि आपने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूँ, जैसे जो देख रहे होंगे वीडियो उनको ये समझना है इसके अंदर कि जैसे उनका PGDBF का कोर्स खत्म हुआ, उनकी किसी ब्रांच में ज्वाइनिंग आई आज, जैसे हम तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये आज से 5 साल बाद मुझे पैसा पूरा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म एक यूज किया है कि आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ रेगुलर सर्विस, तो उसमें जो 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड होता है बैंक के अंदर वो इंक्लूडेड है या नहीं है, या बैंक ऑफ इंडिया और इस नोटिफिकेशन में ये भी नहीं लिखा कि प्रोबेशन कितने टाइम का। हाँ, इसमें ये भी नहीं लिखा है कि प्रोविजन कितने कई बार जब आप PGDBF के थ्रू ज्वाइन करते हो तो कोई बैंक जो है वो प्रोबेशन 2 साल का रखते हैं और कोई 1 साल का भी रखते हैं। 1 साल का इसलिए कि 1 साल आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में कर लिया है तो वो आपका कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी क्लियर मेंशन नहीं है, यूनिवर्सिटी में मेंशन नहीं है। एक चीज है कि इन्होंने 3 साल का सर्विस बॉन्ड भी है, हाँ, ये तो एग्जाम फीस तो अलग हो गई है, लेकिन उस 3 साल का प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा है कि आपका प्रोविजन पीरियड 3 साल का है। ओके, जो सर्विस बॉन्ड है वो तो IBPS वालों के लिए भी होता है, वो तो 2 साल का होता है प्रोविजन में, मेरा भी था खुद का। हाँ, तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया में एक चीज अलग है कि आपको इसमें पहले से ही पैसे डिपॉजिट करने हैं। हाँ। जैसे इसमें ये लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख प्लस GST एडिंग, तो वो अमाउंट आपको बैंक ज्वाइन करते ही जमा करना है। जैसे ही आपके 3 साल खत्म होंगे वो लोग आपको वो पैसा रिफंड कर देंगे, और अगर आपने 3 साल के पहले बैंक छोड़ दिया तो वो पैसा आपका गया, वो पैसा भी गया, और जो आपके 4,13,000 लगे PGDBF वाले वो भी गए। तो 6 लाख तक का नुकसान आदमी को हो सकता है। हाँ, लेकिन नुकसान नहीं कहेंगे क्योंकि उतना तो आप कमा लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कमाने के बाद भी वो पैसा तो बैंक को ही देना पड़ेगा अपने को। हाँ, वो तो है नहीं, लेकिन जैसे आप सैलरी से भी तो कमा लेंगे, आपकी जनवरी ज्वाइन करते ही 50,000 रुपए सैलरी आएगी। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा वो जो पॉइंट जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जैसे मेरे साथ जो IBPS में हुआ था, मैं जिस बैंक में था, कि अगर मैं 2 साल के पहले जॉब छोड़ता हूँ तो मुझे उस वक्त पैसा जमा कराना पड़ेगा। मान लो मैंने 1.5 साल जॉब कर लिया, फिर जॉब छोड़ी, तो मुझे 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कराने बैंक में। इसके अंदर ऐसा है कि बैंक आपसे पहले ही ले लेगा 1.5 लाख या जितना भी अमाउंट है इसका, और फिर अगर आप 3 साल पूरी करते हो उनकी टर्म्स तो फिर वो आपको देगा, नहीं तो वो पैसा वहीं रह जाएगा। हमारे टाइम पे भी ऐसे ही था, क्योंकि हमने कोई भी पैसा अभी तक जमा नहीं किया है। अगर अभी जॉब छोड़ दूंगी मैं तो ही ये सारे पैसे का मुझे लॉस होगा, नहीं तो फिर कुछ भी लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट केस है, तो यहाँ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एकदम से आप बिल्कुल न्यू है, आपकी कहीं पहले भी जॉब नहीं है, तो पहले से पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन था इसको आप लोग बड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बॉन्ड अमाउंट को लेके और सर्विस कंडीशंस को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन इसके अंदर है। एक चीज़ और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा PGDBF से ही रिलेटेड। क्या PGDBF, कई लोगों का ये मानना है कि इसको करने के बाद MBA आपका कम हो जाता है, 1 साल में आप MBA पूरा कर सकते हैं, या ये MBA के इक्विवेलेंट होता है? इसको लेके कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर दीजिए इसका क्या है। देखिए, अगर आप में से जैसे इसमें तो ग्रेजुएशन ही मांगा है, तो अगर हर कोई ग्रेजुएट है तो उसके लिए कुछ बुरा नहीं है अगर उसको एक डिग्री चाहिए, क्योंकि ये डिग्री एक डिप्लोमा मिलता है, ये डिग्री नहीं होती, क्योंकि डिग्री 2 इयर्स की होती है। तो ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपको डिप्लोमा मिलेगा, ये आपको इस बैंक में रह के तो काम आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपने मान लो 5 साल का बॉन्ड खत्म करने के बाद अगर आप चाहें कि आप स्विच कर लें या कहीं और सेक्टर में, कोई प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, तो ये जो डिप्लोमा है ये उतना आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 ईयर का है। लेकिन ये डिप्लोमा जो है जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करेंगे, मैंने जो यूनिवर्सिटी से किया था उनके पास एक प्रोग्राम था जिसमें ये डिप्लोमा डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है।
अब ये बैंक ऑफ इंडिया किस यूनिवर्सिटी से करवा मतलब रहे वो हैं प्रोग्राम वो आपको पता है। डिप्लोमा करने के बाद वो प्रोग्राम अलग से करना पड़ेगा। हाँ, उसकी फीस ये अलग से आप लेते हैं वो बैंक लोग। ज्वाइन करने के बाद जिसे करना है, जो विलिंगली करना चाहता है वो कर सकता है। अगर आप करेंगे तो फिर ये जो है ये एमबीए में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री ये आपको कि- रेगुलर की मिलती है। हाँ, डिग्री आपको रेगुलर मोड की मिलेगी, डिस्टेंस मोड की नहीं Distance mode की नहीं मिलेगी। मिलेगी। तो ये अच्छा है, लेकिन पैसे आपको फिर लगभग आई थिंक 1,80,000 या 2 लाख इतने आपको और देने जब आपकी ये डिग्री जो है ये पूरी एमबीए की बन जाएगी, एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये डिग्री आने के बाद फिर आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं, या कई बैंक ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल वैकेंसी निकालते हैं स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 की, जिसमें एमबीए मांगते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो वहाँ ये काम आ सकती है। तो वहाँ इसका एक एडवांटेज है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं या किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो एमबीए तो जरूरी है। तो जिसके पास ऑलरेडी एमबीए नहीं है उनके लिए प्रोग्राम फिर भी सुटेबल है। और जो ऑलरेडी एक एमबीए कर चुका है फिर से वो ये पीजीडीबीएफ करेगा तो आई डोंट थिंक कि उनको फिर से करना चाहिए। एक सवाल और था, जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने पहले एग्जाम क्लियर किया उसके बाद पीजीडीबीएफ कोर्स ज्वाइन किया, तो पीजीडीबीएफ में डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है? क्या वहाँ सब लोग पास हो जाते हैं या वहाँ भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जो इंस्टीट्यूट है वो फेल कर देता है? वहाँ कैसा डिफिकल्टी लेवल रहता है? क्या वहाँ कॉलेज जैसा ही एनवायरनमेंट रहता है पढ़ाई का, या उसके लिए भी वहाँ भी कंपटीशन बहुत टफ होता है? वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे यहाँ तो काफी अच्छा था। फैकल्टीज जैसे अब मैंने मणिपाल में किया, बैंगलोर में तो मैक्सिमम साउथ इंडियन फैकल्टीज रहती, काफी अच्छे से वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। और मैक्सिमम वो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज ही होते हैं, जो कोई बैंक के जीएम पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, कोई डीजीएम एजीएम से, तो वो काफी नॉलेजेबल रहते हैं। और वहाँ पर एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता आपके है। टाइम जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सबका पास हो गए थे सब लोग? हाँ, हमारे टाइम पे सब लोग पास हो गए थे। इसमें थोड़ा उन लोगों को चैलेंज फेस करना पड़ सकता है जो थोड़े स्पेशली एबल्ड रहते हैं या जिनको थोड़ी सी कोई दिक्कतें, अब अगर कोई जैसे अलग अलग कैटेगरीज से सिलेक्ट होते हैं इसमें भी, तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं करते कि उन्हें फेल कर देते हैं। हमारे साथ मेरा ही एक फ्रेंड था, तो वो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाता था, तो उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की। और ऐसा नहीं कि ये 9 मंथ्स का कोर्स होने के बाद वो पास नहीं हो पाया था, तो उसको वो पहले से थोड़ा सा हेल्प कर देते थे या आंसर्स पहले से बता देते थे कि आप ये याद करके आ जाओ, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आती, तो वो पूरी मदद करेंगे कि बस आपकी कोर्स कैसे भी करके आप पास कर लो। जो नॉर्मल आप जो रहते हैं वो तो पास कर ही लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं होती इसकी, आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो निकल जाता है। लेकिन वो बाकी सबकी भी बहुत मदद करेंगे। और बहुत ही रेयरली, हाँ, अगर आप एग्जाम देने ही नहीं गए तो दिक्कत है, तो भी जैसे किसी ने मेडिकल रीजंस के कारण या कुछ और रीजन के कारण एक्सटेंशन मिल जाता है। हाँ, उनको एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन वो उनको ऐसे फेल नहीं करते। बैंक में ज्वाइनिंग हर किसी की होगी जो वहाँ अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। ऑलमोस्ट सब कर लेते। हमारा तो एक भी सिंगल पर्सन नहीं था जिसने नहीं ज्वाइन किया हो। मेरे साथ तो मैंने आपको बताया कि ऐसा था। मेरा हुआ था आईबीपीएस क्लर्क में, मेरा हुआ था पीजीडीबीएफ पीओ में, सेम टाइम पे 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया था और थोड़े टाइम बाद पीजीडीबीएफ का भी आ गया था। पर मेरे साथ एक